प्रेजेंट में चर्चा है कि यूपी का 3 पार्ट्स में डिवीज़न किया जा रहा है। डिवीज़न की प्रक्रिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू ट्विंकल। आज हम बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन की, उसकी प्रक्रिया जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इतिहास में जानना चाहेंगे। इतिहास ये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे देश में 562 देसी रजवाड़े थे। उनके सामने एक विकल्प था कि वो भारत में शामिल हो जाएं। जब वो भारत में शामिल हुए तो एक नया क्षेत्रफल बना, नई सीमाएं बनी, तो आवश्यकता पड़ी कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, नए राज्यों का निर्माण किया जाए। तो ये मांग चलने लगी। शुरुआत में एक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम था एस.के. धर आयोग। धर आयोग ने हालांकि ये कहा, ये 1950 की बात है, धर आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं है। बात खत्म हुई। उसके बाद दोबारा मांग होने लगी, नई भाषाओं के आधार पर सब पुनर्गठन होना चाहिए। तो एक दूसरे आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था JBP। इसके 3 सदस्य थे, सभी बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन लोगों के आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी संस्तुतियाँ मानी नहीं गई और ठंडे बस्ते में पड़ी गई। फिर भाषाओं के आधार पर देश में विरोध पकड़ने लगा। लोग कहने लगे नहीं, भाषाई आधार पर, क्योंकि भारत में विविधता बहुत है, भाषाई है, धार्मिक है। लोगों ने कहा कि नहीं, जो जिस भाषा के लोग जिस एरिया में ज़्यादा हैं उनका एक अपना स्टेट होना चाहिए। तो मुख्य मुद्दा जो शुरुआती था वो आंध्र प्रदेश को लेके थे। आंध्र प्रदेश के एक बड़े लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था पोट्टाली श्रीरामालू। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो उन्होंने आमरण अनशन किया और ये आमरण अनशन उन्होंने 58 दिन का किया। 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पास पूरा हिंसक आंदोलन हुआ, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। जवाहरलाल नेहरू को इस घटना ने झकझोर के रख दिया। उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। फजल अली आयोग में 2 सदस्य थे, KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिशें दी। तो उन्होंने कहा कि भाषाओं के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, अल्पसंख्यकों के हितों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य का जो पुनर्गठन हुआ वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश पहले मद्रास राज्य का भाग हुआ करता था। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य का गठन हुआ जिसका नाम आंध्र प्रदेश था। फिर आगे ऐसे ही बढ़ता रहा, कई राज्य बांटे गए। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके आधार पर गुजराती जो थे और मराठी थे उनके बीच विवाद हुआ। तो 1960 में महाराष्ट्र को गुजरात से अलग कर दिया गया। ऐसे ही 66 में हुआ, पंजाब को हरियाणा से अलग किया गया, हिमाचल प्रदेश अलग बना। तो लगातार मांग होती रही। ये भाषाई थे। समय समय पर नॉर्थ ईस्ट में भी राज्यों का गठन हुआ और चलता रहा। देखा होगा कि सन 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बना, फिर अभी तेलंगाना बना। ये नए राज्य थे। मुख्य मुद्दा अब भाषाई खत्म हुआ, अब तो विकास है, प्रशासनिक जो इकाइयां हैं उनको लेके है। तो राज्य पुनर्गठन का ये इतिहास था जो हमने थोड़ा जानने की कोशिश की। अब हम जानते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में। अभी एक प्रश्न आपने पूछा था कि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि उत्तर प्रदेश का डिवीज़न किया जाए। चर्चा बहुत है, हालांकि लोग कहते हैं कि नहीं, राज्य सहमत नहीं है, मुख्यमंत्री सहमत नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि राज्य पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 3 में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कोई विधेयक संसद में पूरा स्थापित करेगा। लोग कहते हैं कि नहीं, राज्यों को बहुत ज़्यादा अधिकार है, राज्य अगर चाहेंगे तभी डिवीज़न होगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास है। राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार। राष्ट्रपति प्रक्रिया, अब हम जानते हैं प्रक्रिया के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी राज्य का सरकार निर्माण कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्य मिला के एक राज्य बना सकती है, 2 राज्यों को तोड़ सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। यानी कि कोई प्रतिबंध नहीं है केंद्र सरकार पर। हाँ, ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ये ऐसा कोई विधेयक पार्लियामेंट में लाने से पहले उस राज्य से उसका व्यू जानेंगे। व्यू जानने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसकी सहमति ले रहे हैं और वो सहमति देगा तभी आप कर पाएंगे।
व्यू जानने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए उसने कहा कि भाई अपना व्यू बताइए, आपका क्या है। उत्तर प्रदेश से पूछ लिया विधानमंडल से, तो विधानमंडल कह सकता है कि कर दीजिए, ये भी कह सकता है कि नहीं करिए, या हो सकता है विधेयक को ठंडे पत्ते में डाल दे, कुछ भी उस पर विचार ही ना करें। तो राष्ट्रपति ऐसा थोड़ी है कि उससे बाइंडिंग है, बाइंड नहीं है कि वो नहीं कुछ कर ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट एक समय दे सकता है कि आप 6 महीने के अंदर विचार करके बताइए। अगर राज्य सरकार विचार नहीं करती है और समय बीत जाता है तो विधेयक ला सकती है पार्लियामेंट में। एक ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति अतिरिक्त समय दे सकता है। मान लीजिए 6 महीने का समय फिर दिया, 3 महीने का और दे दिया, तो कहा कि भाई 9 महीने के अंदर विचार करके बता दीजिए, टोटल 9 महीने हुआ। ऐसे में राज्य सरकार कह दे कि भाई हम नहीं चाहते हैं, तो भी वो राष्ट्रपति पर बाध्य करनी है। अगर ये कह दे कि नहीं कर दीजिए, तो वो भी बाध्य करनी है, और कुछ भी ना कहे तो वो भी बाध्य करनी है। समय है, व्यू जानने की बात है, यही कहा गया आर्टिकल 3 में। राष्ट्रपति उस समय बीतने के बाद विधेयक को संसद के किसी सदन में रख सकते हैं और सदन उस पर मतदान करेगा। यहाँ पर खास बात यह है कि ये सारी प्रक्रिया साधारण बहुमत से होती है। साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि सिर्फ पार्लियामेंट का कोरम पूरा होना चाहिए। आप जानते हैं कि लोकसभा का जो हमारा सदन है, निम्न सदन, उसकी संख्या 545 है सांसदों की। 545 का आप 10% निकाल दीजिए, यानी किसी राज्य को तोड़ने के लिए अगर 55 सांसद बैठे हैं उस हाउस में और राज्यसभा में 25 बैठे हैं तो उसको पास कर लेंगे। बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। दूसरा इसमें यह है कि किसी राज्य के गठन के लिए जो भी अनुसांगिक संशोधन होते हैं, अनुसांगिक मतलब उस राज्य को बनाने के लिए जो भी आवश्यक हैं, जैसे कि उसकी पहली अनुसूची में राज्य का नाम डाला जाएगा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि होंगे उसका प्रावधान किया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था कर दी जाएगी और इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। यहाँ पर बात साधारण बहुमत की हो रही है, तो जो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो बदलाव करने हैं वो भी उसी साधारण बहुमत से हो जाएंगे और इस प्रक्रिया के लिए वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो बहुत ही लचीला प्रावधान है कि किसी राज्य का डिवीजन कर दिया जाए। राज्य का डिवीजन पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर है और केंद्र जब चाहे तब राज्य का डिवीजन कर सकती है। हालांकि अब प्रश्न है, ये तो प्रक्रिया हो गई, अब प्रश्न होता है राजनीतिक कि आखिर यूपी के डिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा सीटों की दृष्टिकोण से। यहाँ से 80 लोकसभा के सांसद चुन के जाते हैं। ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। जिसने यूपी बिहार जीत लिया वो पीएम बन जाता है। अगर 80 सीटें जिस राज्य से जाती हैं वो हमेशा दावा करेगा कि पीएम उसका होगा। वर्तमान में आप देखिए प्रधानमंत्री जी को गुजरात से बनारस आना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं यूपी का महत्व था। हो सकता है तोड़ने के पीछे मंशा ये हो कि यूपी का डिवीजन कर दिया जाए तो यूपी हल्का हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री की जो पद की दावेदारी है यूपी से वो कम हो जाएगी। तो यही मुख्य रीज़न है, क्योंकि ना तो इतने बड़े प्रदेश को हैंडल करने में कोई समस्या है, ना कानून व्यवस्था की समस्या है। कोविड का इतना ज़्यादा प्रकोप रहा, छोटे छोटे राज्यों में बहुत ज़्यादा रहा, उत्तराखंड में बहुत है, महाराष्ट्र में बहुत है, लेकिन यूपी में बहुत बेहतर ढंग से उसका प्रबंधन किया गया और यहाँ पर विजय भी प्राप्त की गई। तो ऐसा नहीं कि बड़े राज्य हैं वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से गड़बड़ होते हैं और छोटे राज्य सही होते हैं। हाँ, डिवीज़न करना चाहें तो पॉलिटिकल इशू है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आज लगभग हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया, ये प्रक्रिया थी।